हेलो स्टूडेंट, मैं हूँ राजेश बड़ारिया और कंप्यूटर फॉर क्वांट चैनल के अंदर आपका हार्दिक स्वागत है। तो प्लीज़ इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है कंप्यूटर फॉर क्वांट। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो भी आपके नीडी दोस्त है जो कोचिंग ज्वाइन नहीं कर सकते हैं तो प्लीज़ उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। और जो दोस्त अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, क्वेश्चन सोल्व करना चाहते हैं बहुत सारे, उनको भी ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। तो हम पढ़ रहे हैं 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज़, जो बेसिक कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर, सीनियर कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर या और कोई भी कंप्यूटर टीचर एग्जाम से रिलेटेड है, उन सभी के लिए हेल्पफुल है। और अभी इस सीरीज़ के अंदर हमारा वीडियो चल रहा है DBMS का, और आई थिंक ये हो सकता है 4th या 5th वीडियो। ओके, तो प्लीज़ जो प्लेलिस्ट है इम्पोर्टेंट क्वेश्चन 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन या कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर 5000 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नाम से है, प्लीज़ चेक कीजिए। चलिए क्वेश्चन करते हैं। 168 डैश आर रूल्स अप्लाइड और डेटा इन अ टेबल। तो ये कर रहा है कि डेटा के ऊपर रूल्स अप्लाई होते हैं, उसे हमें क्या कहते हैं? प्रोसीजर्स, डायरेक्शंस, कॉन्स्टेंट्स और प्रोटोकॉल्स। तो उसे हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स। DBMS के अंदर जो रूल्स अप्लाई होते हैं हम क्या बोलते हैं? कंस्ट्रेंट्स बोलते हैं। ओके, 169 देखिए, डैश कंस्ट्रेंट्स एंश्योर दैट कॉलम डज नॉट हैव अ नल वैल्यू। ये अभी हम पढ़ रहे हैं कंस्ट्रेंट्स है, टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट्स है, ठीक है। तो इसके अंदर हम टाइप ऑफ कंस्ट्रेंट पढ़ रहे हैं और किस कंस्ट्रेंट का क्या रोल है, तो इस डेफिनेशन से आपको समझ में आ जाएगा। डैश कंस्ट्रेंट एंश्योर दैट कॉलम डज नॉट हैव अ नल वैल्यू। नल वैल्यू नहीं होना चाहिए किसी कॉलम के अंदर, तो ये है नॉट नल कंस्ट्रेंट। अगर आपने कोई कॉलम है और वहाँ पे नॉट नल कंस्ट्रेंट डिफाइन कर रखा है, जैसे कॉलम है A और यहाँ पे आपने नॉट नल कांस्टेंट इस पर डिफाइन कर रखा है ना, तो ये क्या इंश्योर करेगा कि इसके अंदर कोई भी वैल्यू होनी चाहिए, मतलब कोई ना कोई एक वैल्यू हमेशा होनी चाहिए, कभी भी ये जो वैल्यू है वो नल नहीं होगी। ओके, खाली नहीं रहनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए 170 डैश कंस्टेंट एंश्योर दैट ऑल वैल्यूज इन कॉलम आर यूनिक। जो भी वैल्यूज है कॉलम के अंदर यूनिक होनी चाहिए, मतलब यह 1 है 2 है तो 2 नहीं होना चाहिए, वापस यहाँ पे क्या हो सकता है? 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। ओके, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक और डिफॉल्ट। तो इस 6 तरह के कांस्टेंट दिए हुए हैं, इनमें से एक एक हमें सेलेक्ट करना है। तो इसका आंसर आपको समझ में आ गया कि ये यूनिक कांस्टेंट है। जैसा नाम वैसा काम। यूनिक कांस्टेंट क्या करता है? जो भी वैल्यू है वो यूनिकली एंटर करवाता है कॉलम के अंदर। 171 देखिए, डैश कंस्टेंट एंश्योर दैट वैल्यू इज यूनिक और नॉट नल। ये कंस्टेंट क्या करता है? वैल्यू यूनिक भी होनी चाहिए और नॉट नल भी होनी चाहिए। तो ये कौन सा कंस्टेंट होता है? प्राइमरी की। और मैंने पहले बता रखा है प्राइमरी की क्या प्रॉपर्टी होती है। प्राइमरी की के अंदर वैल्यू यूनिक होनी चाहिए और खाली नहीं होनी चाहिए, मतलब नल नहीं होनी चाहिए। नेक्स्ट देखिए 172 डैश कंस्टेंट प्रिवेंट्स एक्शन दैट वुड डिस्ट्रॉय लिंक बिटवीन टेबल्स। इसका क्या मतलब है? अगर इस टेबल और इस टेबल के बीच में अगर कोई रिलेशन है, एक और ये टेबल है, ठीक है, मान लीजिए T1 टेबल है और ये T2 टेबल है, और अगर इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन है, मान लीजिए रेफरेंस की का रिलेशन है या कोई रिलेशन है, तो इनमें बीच में लिंक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। मतलब मान लीजिए इस टेबल के अंदर ये प्राइमरी की है और इसके अंदर फॉरेन की है, ठीक है, और ये फॉरेन की रेफरेंस कर रही है प्राइमरी की को। ओके, तो ये लिंक डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। तो इसको हम क्या बोलेंगे? किस तरह का कंस्टेंट बोलेंगे इसे हम? फॉरेन की। हम देखिए फॉरेन की कंस्टेंट, इसे हम क्या बोलेंगे? फॉरेन की कंस्टेंट। ये टाइप ऑफ कंस्टेंट है एसक्यूएल के अंदर। ये 6 तरह के कंस्टेंट है, मैंने आपको पहले लिखवाया भी था, आपको अगर प्रीवियस वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा तो। ओके, फिर देखिए 173 डैश कंस्टेंट चेक दैट वैल्यू इन अ कॉलम सेटिस्फाई गिवन कंडीशन। ये कंडीशन क्या करेगा? चेक करेगा कि जो गिवन वैल्यू है कॉलम के अंदर सेटिस्फाई कर रही है नहीं। ये कौन सा है? चेक कंस्टेंट। कैसे होगा? मान लीजिए इस ए कॉलम के अंदर आपने डिफाइन कर रखा है कि इसकी वैल्यू जो होनी चाहिए वो 5 से कम ही होनी चाहिए। ए की वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए? 5 से कम ही होनी चाहिए। तो यहाँ 1 डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 3 डाल सकते हो, 4 डाल सकते हो, पर जैसे ही आप 5 या 5 से कम तो 5 डाल सकते हो, पर जैसे आप 6 एंटर करोगे यहाँ पे क्या करेगा? ये एरर शो कर देगा। क्या शो करेगा? एरर, कि इसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? 5 से कम होनी चाहिए। तो अगर कोई कंडीशन आप सेट करते हो किसी कॉलम के ऊपर तो कौन करता है? चेक कंस्टेंट।
174 देखिए, डैश कंस्टेंट सेट डिफॉल्ट वैल्यू फॉर अ कॉलम इफ नो वैल्यू स्पेसिफाइड। मान लीजिए आपने कोई वैल्यू एंटर की इस कॉलम के अंदर और इस जगह पे आपने कोई वैल्यू एंटर नहीं की, पर क्योंकि ये पहले से डिफाइन है और यहाँ पे नल कंस्टेंट नहीं होना चाहिए, तो बाय डिफ़ॉल्ट हो सकता है यहाँ पे हर समय कोई और वैल्यू आप सेट कर सकते हो। जैसे मान लीजिए यहाँ पे हर समय आप वैल्यू सेट कर दोगे एक, कि एक हर समय होना ही चाहिए। अगर कोई वैल्यू एंटर नहीं करेगा तो उसकी जगह 0 एंटर हो जाएगा। हाँ ठीक है, कोई वैल्यू एंटर नहीं करेगा तो उसकी जगह 0 एंटर हो जाएगा। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, मान लीजिए कॉलम है और ये बी है, यहाँ पे और कोई कंस्टेंट नहीं है ना, मैं अभी सिर्फ नॉर्मल एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे एंटर कराया 100, 200 और यहाँ पे वैल्यू एंटर नहीं कराई, यहाँ पे आपने करा दी 400, तो इस जगह ये नल है ना। आपने तो मैनुअली कोई वैल्यू एंटर नहीं कराई, पर हम कई बार क्वेरी में लिख लेते हैं कि अगर कोई वैल्यू नहीं है तो यहाँ पे आप बाय डिफ़ॉल्ट 1000 डाल दीजिए। ऐसा ही सेम केस अगर नीचे रिपीट हुआ, आपने 500 किया और यहाँ पे फिर से कोई और वैल्यू नहीं है और यहाँ 600 किया, तो यहाँ भी क्या करेगा, वो सेम वैल्यू डाल देगा 1000। तो 1000 जहाँ होगा हमें ये पता चल जाएगा कि ये है क्या है, वे डिफ़ॉल्ट वैल्यू है जो हम क्या कर रहे हैं, अगर कोई डेटा खाली है उसकी जगह हम क्या कर रहे हैं, एंटर करा रहे हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा आप डिफ़ॉल्ट। तो देखिए यहाँ पे 6 तरह कंस्टेंट हो गए, नॉट नल, यूनिक, प्राइमरी की, फॉरेन की, चेक और डिफ़ॉल्ट। तो आपको ये याद रखने हैं और किसका क्या काम है आपको याद रखना है। पहले हमने कंस्टेंट पढ़ रखे हैं, वो भी आपको ध्यान रखने हैं। ओके चलिए, एसक्यूएल के अंदर ये अलग कंस्टेंट है तो ये अलग से आपको ध्यान रखना है, डेटा कंस्टेंट। चलिए 175, फाइंड द करेक्ट सिंटेक्स फॉर क्रिएटिंग टेबल। टेबल क्रिएट करने के लिए करेक्ट सिंटेक्स बताए। तो देखिए क्या क्या ऑप्शन दिया हुआ है, क्रिएट टेबल स्टूडेंट कॉलम 1 कॉलम 2, मेक टेबल स्टूडेंट कॉलम 1 कॉलम 2, क्रिएट टेबल स्टूडेंट कॉलम 1 डेटा टाइप कॉलम 2 डेटा टाइप, मेक टेबल स्टूडेंट कॉलम 1 डेटा टाइप कॉलम 2 डेटा टाइप। तो सबसे पहले जो गलत है उसको हटाना है। तो जब भी टेबल क्रिएट करते हैं तो हम क्या करते हैं, क्रिएट कीवर्ड का यूज़ करते हैं। कौन से कीवर्ड का, क्रिएट का। तो देखिए ये मेक है तो ये हो नहीं सकता, यहाँ भी मेक है तो हो नहीं सकता। अब ए और सी को कंपेयर करना है, तो जब भी कॉलम डिफाइन करते हैं तो वहाँ पे डेटा टाइप भी साथ में देते हैं। क्या देते हैं, डेटा टाइप भी देते हैं। तो इसलिए हमारा आंसर कौन सा हो गया, सी करेक्ट आंसर है। ओके चलिए 176 क्वेश्चन देखिए, सिंटेक्स टू ऐड कॉलम टू टेबल। अगर आपको कोई कॉलम ऐड करना है टेबल के अंदर तो आप किस सिंटेक्स का यूज़ करेंगे, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड न्यू कॉलम, मॉडिफाई टेबल स्टूडेंट ऐड न्यू कॉलम डेटा टाइप, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड न्यू कॉलम डेटा टाइप, नन। तो देखिए जब भी टेबल के अंदर जो स्कीमा है, यहाँ पे आपने टेबल बना ली इस तरीके से और यहाँ पे आपने कॉलम डिफाइन कर दिए। अब आपको एडिशनल कॉलम की ज़रूरत पड़ रही है तो आप इस टेबल के अंदर क्या कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो। क्या कर रहे हो, अल्टर कर रहे हो। तो जब भी कोई भी कॉलम ऐड करोगे, डिलीट करोगे या कॉलम रीनेम करोगे, डेटा टाइप रीनेम करोगे, तो हमेशा किस कीवर्ड का यूज़ करोगे आप, अल्टर। ध्यान रखना, मॉडिफाई ये सारे कीवर्ड का यूज़ नहीं करोगे, सबसे पहले आप अल्टर कीवर्ड का यूज़ करोगे। तो ये मॉडिफाई से टेबल की भी अल्टर नहीं होगी, हम यूज़ करेंगे अल्टर। अब इन दोनों के अंदर सही आंसर ढूंढना है, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड न्यू कॉलम, अल्टर टेबल स्टूडेंट ऐड न्यू कॉलम। तो यहाँ पे कॉलम के साथ आपको डेटा टाइप भी डिफाइन करना है। तो ये आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर। ओके चलिए 177 सॉरी, सिंटेक्स टू डिलीट कॉलम टू टेबल। अब आपको क्या करना है, कॉलम डिलीट करना है। तो अल्टर टेबल, मैंने पहले बोला था मॉडिफाई नहीं आना चाहिए, तो ये हमारा ऑप्शन हो नहीं सकता। अल्टर टेबल स्टूडेंट डिलीट न्यू कॉलम, अल्टर टेबल स्टूडेंट ड्रॉप कॉलम न्यू कॉलम। तो बताएं इन दोनों से आंसर कौन सा होगा। तो आपको ये ध्यान रखना है, अगर आपको कॉलम डिलीट करना है तो आपको ड्रॉप कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ड्रॉप पहले बताया, अगर आपको टेबल डिलीट करनी है तो भी आपको ड्रॉप कीवर्ड का यूज़ करना है, या कॉलम डिलीट करना है तो भी आपको किस कीवर्ड का यूज़ करना है, ड्रॉप का। ठीक है, डिलीट क्या करता है, डेटा को डिलीट करता है, स्कीमा को डिलीट नहीं करता है। ये जैसे स्कीमा तो इसको नहीं हटाता है, वो ड्रॉप हटाता है। तो यहाँ देखिए ये डिलीट कीवर्ड है तो ये आंसर हो नहीं सकता। अल्टर टेबल स्टूडेंट, यहाँ पे आ गया ड्रॉप, फिर आपको लिखना पड़ेगा किसे ड्रॉप कर रहे हो आप, कॉलम को ड्रॉप कर रहे हो ना, तो यहाँ लिखिए कॉलम। अल्टर टेबल स्टूडेंट नाम की टेबल, इसे हम अल्टर कर रहे हैं, ड्रॉप कॉलम
यहाँ क्या आ जाएगा, न्यू कॉलम। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, चलिए देखिए 178 सिंटेक्स टू चेंज डेटा टाइप ऑफ अ कॉलम। अगर आपको किसी कॉलम का डेटा टाइप चेंज करना है तो उसका सिंटेक्स क्या रहेगा। तो देखिए करने की कोशिश कीजिए क्या कह रहा है ये इसके अंदर। देखिए, तो अगर किसी का डेटा टाइप चेंज करना है तो अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज कॉलम एज इंट, मतलब यहाँ तक तो ठीक है, अल्टर टेबल स्टूडेंट कर रहा है। फिर इसने यूज़ किया चेंज कीवर्ड का, कॉलम एज और इंट। ये क्या डेटा टाइप चेंज करा है ना, पहले हो सकता है लॉन्ग रहा हो तो उसको इंट में कन्वर्ट कर रहा है। मॉडिफाई टेबल, टेबल को मॉडिफाई कभी नहीं होगी, हम अल्टर कर सकते हैं। अल्टर टेबल स्टूडेंट मॉडिफाई कॉलम एज और इंट। तो देखिए यहाँ इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा आपको ध्यान देना है। तो अगर आपको डेटा टाइप चेंज करना है कॉलम का तो आपको मॉडिफाई कीवर्ड का यूज़ करना है, चेंज कीवर्ड का यूज़ नहीं करना है, नहीं कर सकते आप, ये इसका सिंटेक्स है। देखिए टेबल कभी भी मॉडिफाई नहीं होगी, टेबल हमेशा क्या होगी, अल्टर होगी। पर कॉलम के अंदर डेटा टाइप है, उसे आप क्या कर सकते हैं, मॉडिफाई कीवर्ड से उसको चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए मॉडिफाई, फिर कॉलम, ये क्या हो गया, कॉलम का नाम एज, और ये हो गया उसका डेटा टाइप इंट। इसको आप क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका, सी करेक्ट आंसर हो गया है। ओके, फिर देखिए नेक्स्ट, देखिए एक बार आप देख लीजिए, ग्रेजुअली जैसे चलेंगे समझ में आ जाएगा, बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है, सिंपल है। इस केस के अंदर आपको क्या सिंटेक्स याद रखना पड़ेगा। 179 सिंटेक्स टू चेंज नेम ऑफ कॉलम। अगर कोई कॉलम का नाम है उसको मैं चेंज करना है तो उसके लिए किस सिंटेक्स का मैं यूज़ करूँगा। ओके, तो यहाँ देखिए क्या दिया, अल्टर टेबल और स्टूडेंट चेंज, अल्टर टेबल स्टूडेंट, तो यहाँ तक सही है, मॉडिफाई नहीं, अल्टर टेबल स्टूडेंट चेंज ओल्ड कॉलम टू न्यू कॉलम डेटा टाइप, रीनेम कॉलम ओल्ड कॉलम टू न्यू कॉलम। तो यहाँ एक चीज़ देखिए, यहाँ पे आप चेंज कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं तो यह सिंटेक्स चेंज हो रहा है, ओल्ड कॉलम न्यू कॉलम और फिर डेटा टाइप। और यहाँ देखिए रीनेम का यूज़ कर रहे हैं और कॉलम कीवर्ड है ओल्ड कॉलम टू न्यू कॉलम। तो मैं आपको बता दूं ए और सी ये दोनों ही करेक्ट है ना। अगर हमें कॉलम के नेम को चेंज करना है तो मैं चेंज का भी यूज़ कर सकता हूँ और रीनेम का भी कर सकता हूँ, दोनों के सिंटेक्स अलग हो जाएंगे। तो इस केस के अंदर जो आंसर है वो ए एंड डी बोथ हो जाएगा, डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, तो 179 को वापस देख लीजिए। ये दोनों ही सिंटेक्स है, करेक्ट सिंटेक्स है। एक के अंदर आप चेंज कीवर्ड का यूज़ कर रहे हैं, दूसरे के अंदर रीनेम का कर रहे हैं। आगे सेम रहेगा हमेशा, अल्टर टेबल स्टूडेंट। तो इसमें देखिए ओल्ड कॉलम, यहाँ पे ये पुराना कॉलम दिया हुआ है उसका नाम आ जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फिर न्यू कॉलम का नाम आ जाएगा और आप डेटा टाइप डिफाइन कर देंगे। रीनेम के अंदर देखिए आपको कॉलम कीवर्ड का यूज़ करना है और यहाँ पे पुराने कॉलम का नाम लिखना है, और फिर जो नए जिस कॉलम में आप नाम चेंज करें, मान लीजिए पुराने कॉलम का नाम ए था, अब आप उसको करना चाहते हैं बी, तो ये हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे हो जाएगा ए बी। ओके, तो फिर लास्ट में नाम कौन सा रहेगा, बी रह जाएगा। तो ये दोनों करेक्ट सिंटेक्स है, ए और सी याद कर लीजिए। 180 देखिए, सिंटेक्स टू डिलीट कंप्लीट टेबल। अगर आपको कंप्लीट टेबल डिलीट करनी है तो क्या यूज़ करोगे आप, डिलीट टेबल स्टूडेंट, रिमूव टेबल स्टूडेंट, ड्रॉप टेबल स्टूडेंट, नन। तो अभी मैंने ऊपर बताया था अगर आपको टेबल पूरी रिमूव करनी है, डिलीट करनी है, उसके लिए हम किस कीवर्ड का यूज़ करेंगे, ड्रॉप कीवर्ड। डिलीट और ड्रॉप में कंफ्यूज नहीं होना है, डिलीट क्या करती है, डेटा को डिलीट करती है। नेक्स्ट देखिए 181 सिंटेक्स टू चेंज नेम ऑफ टेबल। अब आपको टेबल का नाम चेंज करना है, तो देखिए अल्टर टेबल स्टूडेंट
चेंज टू न्यू टेबल नेम, मॉडिफाई ये हो नहीं सकता, मॉडिफाई टेबल स्टूडेंट चेंज अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम टू न्यू टेबल नेम। तो आपको ये ध्यान रखना है कि अगर आपको नेम चेंज करना है तो आपको रीनेम कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। किस कीवर्ड का, आपको देखिए कीवर्ड ध्यान रखना है किस कीवर्ड से आप क्या कर सकते हो। तो अगर आपको टेबल को चेंज करना है नाम को तो आपको रीनेम कीवर्ड का यूज़ करना पड़ेगा। ओके, तो ये आंसर हो जाएगा अल्टर टेबल स्टूडेंट। पुरानी ये क्या है, ओल्ड टेबल का नाम, इस टेबल का पुराना नाम, और नया क्या हो जाएगा, अभी न्यू टेबल नेम। यहाँ पे आप कुछ भी नाम दे रहे हो, स्टूडेंट को आप कन्वर्ट कर सकते हो टीचर में। तो ये क्या हो जाएगा, अल्टर टेबल स्टूडेंट रीनेम टू टीचर। तो जो पहले हम स्टूडेंट बोलते हैं उसको किस नाम से बोलेंगे, टीचर नाम से। देखिए 182 सेलेक्ट करेक्ट सिंटेक्स। ये देखिए जो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन किए उनमें आपको सिंटेक्स का ध्यान रखना। अगर आपको सिंटेक्स पता है तो आप आंसर सही करके आओगे, सिंटेक्स पता नहीं तो आंसर सही नहीं हो सकता। ठीक है, तो आपको याद रखनी पड़ेगी चीज़ें। सेलेक्ट करेक्ट सिंटेक्स। ए, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट वैल्यू 1 मेल राजेश सर। फिर नेक्स्ट देखिए वापस क्या लिखा हुआ है, सेम सिंटेक्स है पर अंदर जो कंडीशन डाल रहे हैं उसमें अलग अलग चीज़ें हैं। फर्स्ट वाले ऑप्शन के अंदर हम ये इन्वर्टेड कोमास का यूज़ कर रहे हैं, डबल कोट्स का। सेकंड में नहीं कर रहे, और थर्ड में जहाँ स्ट्रिंग है वहाँ पर हम सिंगल कोट का यूज़ कर रहे हैं। तो इसका आंसर है सी, करेक्ट है। तो जब भी देखिए इंटीजर डबल लॉन्ग वैल्यू उसके अंदर हम कोट्स का यूज़ नहीं करते हैं, सिंगल कोट का। पर अगर जहाँ पे आपकी कैरेक्टर वैल्यू है या स्ट्रिंग वैल्यू है वहाँ पे हम क्या करते हैं, सिंगल कोट से वैल्यू एंटर कराते हैं। तो इसका आंसर है सी। ओके, चलिए, तो हमने क्या किया यहाँ पे, इंसर्ट क्वेरी फायर की, तो हमने ये वैल्यू इस टेबल के अंदर एंटर करा दी। तो देखिए सारी मैंने क्वेरी के अंदर सारी वैल्यू नहीं लिखी है, तो यहाँ पे मैंने एंटर कराई। यहाँ पे देखिए 101 और यहाँ पे आपके लिखा हुआ है राम और मेल 9999 10 और दिल्ली। ओके, तो यहाँ पे ना राम नहीं है, यहाँ पे राजेश है ना। ओके, चलिए जैसा भी है, जो भी आप नाम देख रहे हैं आप देख सकते हैं। तो अब जो क्वेश्चन है उसके अंदर क्या है, फाइंड द आउटपुट क्वेरी। यहाँ से ये क्वेरी फायर होगी और आपका आउटपुट बताना है। तो चलिए 1 बाय 1 करते हैं, देखते हैं किस तरीके से आंसर निकलेगा। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। देखिए क्वेश्चन मैंने बिल्कुल बेसिक से लिए, अगर आप कोई भी स्टूडेंट नहीं भी जानता है तो 1 बाय 1 ऊपर से आप करते रहिए, वीडियो को 1 बाय 1 चलते रहिए, आपको 100% समझ में आएगा। ओके, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट। तो स्टार क्या करता है, ऑल रिकॉर्ड्स को फेच करता है। क्या करता है, ऑल रिकॉर्ड्स को। तो जब आप सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट करोगे तो ये पूरी की पूरी टेबल ही आउटपुट में आ जाएगी। इसका आउटपुट क्या आ जाएगा, ये टेबल खुद आ जाएगी। ओके, इस टेबल का नाम है स्टूडेंट। अब हम क्या करेंगे, ये स्टूडेंट टेबल है, इसी के ऊपर हम सारी एक्सरसाइज करने वाले हैं। जो भी क्वेरी फायर होगी इस टेबल के अंदर होगी। इतनी देर हम क्या कर रहे थे, हमने डेटा इंसर्ट करवाया था, कॉलम ऐड किया, कॉलम रिमूव किया, टेबल क्रिएट की, टेबल डिलीट की। अब हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर जो डेटा आ गया उसके अंदर चेंजेस कर रहे हैं या डेटा को इंसर्ट करा रहे हैं। और जब सेलेक्ट करेंगे तो हम क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं, क्या नहीं, किस तरीके से कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। ओके, तो 1 बाय 1 क्लोज लगता जाएगा। सिलेक्ट, फिर आपके पास उसके अंदर वेयर कंडीशन, उसके अंदर फिर क्या क्या क्लोज है, ग्रुप बाय है, हैविंग है, ये सारे क्वेश्चन अब आपको 1 बाय 1 आते जाएंगे, है ना। एग्रीगेशन फंक्शन। तो प्लीज़ वीडियो के साथ रहिए, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलने वाली है। तो 183 का आंसर है ये वाला ही। ठीक है, यहाँ पे मैंने ऑप्शंस नहीं दिए क्योंकि आपको आउटपुट निकालना है डायरेक्ट। एग्जाम के अंदर आपको आउटपुट आएगा तो वहाँ ऑप्शन मिल जाएंगे। फाइंड द आउटपुट ऑफ द क्वेरी, सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट। तो यहाँ देखिए आपको क्या सेलेक्ट करना है, एड्रेस सेलेक्ट करना है। किस टेबल से, ये क्वेरी देखनी आती है ना आपको। देखिए सेलेक्ट कीवर्ड है और यहाँ पे हम क्या करते हैं, कॉलम का नाम लिखते हैं। जैसे एड्रेस, अगर हमें एड्रेस कॉलम निकालना है। फ्रॉम मतलब किस टेबल से, और यहाँ पे टेबल का नाम होता है स्टूडेंट। ओके, तो हम अभी आउटपुट में क्या आ जाएगा, इस क्वेरी का आउटपुट क्या आ जाएगा, ये जो एड्रेस वाला कॉलम है बाहर आ जाएगा। यहाँ आ जाएगा लिखा हुआ एड्रेस, और यहाँ मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ दिल्ली राजस्थान दिल्ली, तो यहाँ आ जाएगा दिल्ली राजस्थान दिल्ली
और वापस क्या आ जाएगा आपके पास, राजस्थान और पंजाब। तो इस क्वेश्चन का आउटपुट क्या निकल के आ गया, ये कॉलम निकल के आएगा सिर्फ, क्योंकि हम क्या फेच करा रहे हैं, एक ही कॉलम फेच करा रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसे जैसे चलेंगे आपको समझ में आता रहेगा, कोई भी नया स्टूडेंट है तो भी उसको आराम से समझ में आ जाएगा। 185 देखिए, सेलेक्ट डिस्टिंक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट। इस बार एक कीवर्ड और यूज हो गया है, कौन सा कीवर्ड, डिस्टिंक्ट। चलिए देखिए कौन सा कीवर्ड यूज हुआ है, यहाँ पे इस बार डिस्टिंक्ट कीवर्ड का यूज हुआ है। तो इस केस में हमारा आंसर क्या आ जाएगा, इस केस के अंदर आंसर क्या आएगा, देखिए यहाँ पे आपका एड्रेस कॉलम निकल जाएगा। और डिस्टिंक्ट कीवर्ड का क्या काम होता है, किसी को पता है, बताएगा। देखिए डिस्टिंक्ट कीवर्ड क्या करता है, अगर आपके पास डुप्लीकेट कॉपी है डेटा की तो एक ही कॉपी फेच करेगा। यहाँ देखिए दिल्ली दिल्ली 2 बार है तो एक बार ही दिल्ली लिखेगा। यहाँ देखिए राजस्थान राजस्थान 2 बार है, एक बार ही राजस्थान लिखेगा। यहाँ पंजाब 1 बार है तो एक बार लिखेगा। तो यहाँ ये आंसर आ जाएगा आपके पास दिल्ली, राजस्थान और पंजाब। शॉर्ट में लिखा है ना, पूरा पूरा आएगा राजस्थान और पंजाब। तो देखिए यहाँ पे कितनी रो आई, 1 2 3 4 5, और यहाँ रो कितनी आई, 1 2 3। किस कारण से आई, डिस्टिंक्ट कीवर्ड के कारण। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर नेम इक्वल टू दिल्ली। अब यहाँ पे देखिए हम वेयर कंडीशन का यूज कर रहे हैं। ओके, तो ये कंडीशन कैसे वर्क करती है, सबसे पहले चेक करते हैं। सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट, तो ये स्टूडेंट जो डेटाबेस है, स्टूडेंट डेटाबेस टेबल, उसमें से नेम वाले कॉलम निकाल देगा ये। ओके, तो यहाँ पे कॉलम हो जाएगा नेम, ओके, यहाँ से वैल्यू ये निकालेगा। पर यहाँ पे देखिए एक वेयर कंडीशन लग रही है, वेयर नेम इक्वल टू दिल्ली। अब ये सारे के सारे नेम नहीं निकालेंगे, क्योंकि ये कंडीशन है कि उसी के नाम चाहिए जहाँ पर यहाँ पे नेम नहीं आएगा, एड्रेस आएगा, है ना। वेयर एड्रेस इक्वल टू दिल्ली, मुझे उन स्टूडेंट का नाम चाहिए जो दिल्ली, हाँ जो दिल्ली स्टेट है उससे बिलोंग करते हो। देखिए ये रोल नंबर दे रखे हैं, ये स्टूडेंट का नाम दे रखा है, ये जेंडर दे रखा है, फ़ोन नंबर, एज और एड्रेस। ये रिकॉर्ड क्या बताता है, कौन सा स्टूडेंट का क्या नाम है, उसकी उम्र क्या है, जेंडर क्या है, उसका फ़ोन नंबर क्या है, और कौन से स्टेट से वो बिलोंग करता है, कौन से राज्य से वो बिलोंग करता है। ओके, तो मुझे इस बार क्या चाहिए, उन स्टूडेंट के नाम चाहिए जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, या हाँ जो दिल्ली के निवासी है। तो यहाँ अगर आप देखोगे दिल्ली के निवासी कौन कौन सा है, यहाँ से चेक कीजिए। यहाँ से क्या 101 दिल्ली का निवासी है, हाँ है। 102 है, नहीं है, तो ये है, हाँ। तो क्या करेगा ये, इस रो को और इस रो को फेच करेगा। यहाँ से क्या करेगा, इस फर्स्ट वाली रो को लेगा। देखिए यहाँ देखिए ये फर्स्ट वाली रो और ये थर्ड वाली रो को फेच करेगा। और हमें कॉलम कौन सा चाहिए, सिर्फ नेम कॉलम चाहिए, तो यहाँ से इस कॉलम को फेच करेगा। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन किसका हो रहा है, इस वाले का। ये देखिए ये फर्स्ट नाम आ जाएगा और ये वाला नेम आ जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा आपका यहाँ पे, राजेश, और क्या आ जाएगा, कृति। तो यहाँ से आंसर क्या निकल के आ गया, राजेश और कृति। ये आंसर आपका इस क्वेश्चन का बन जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया। सबसे पहले नेम देखेगा, फिर वेयर कंडीशन देखेगा, और इंटरसेक्शन का हो रहा है उसको आपके आउटपुट में निकाल देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, धीरे धीरे चलते रहेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। फाइंड द एड्रेस आउटपुट ऑफ द क्वेरी, सेलेक्ट एड्रेस फ्रॉम स्टूडेंट ऑर्डर बाय एड्रेस। यहाँ देखिए अब इस बार क्या लग गया, नई क्वेरी है, सेलेक्ट एड्रेस निकालना है फ्रॉम स्टूडेंट। तो देखिए वापस कॉलम कौन सा फेच होगा, ये एड्रेस वाला कॉलम फेच होगा, नई क्वेरी है ना। ऑर्डर बाय एड्रेस क्या लिख रखा है, एड्रेस के अंदर जो नए अल्फाबेट दे रखी है उसके अकॉर्डिंग इसे सेट करना है। और जब भी देखिए ऑर्डर बाय एड्रेस, यहाँ पे देखिए नहीं असेंडिंग लिखा हुआ है, नहीं डिसेंडिंग लिखा हुआ है, हमें क्या करना है, इसकी सॉर्टिंग करनी है। तो ऑर्डर बाय क्लाउज के अंदर अगर कुछ भी नहीं निकालना हो तो नोट कर लीजिए, डिफॉल्ट ये क्या रहता है, असेंडिंग ऑर्डर के अंदर। असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रम के अंदर, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ASC। ओके, बाय डिफॉल्ट ASC रहता है। तो क्या रहेगा आंसर, देखिए आंसर लिखूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। एड्रेस कॉलम आ जाएगा, इस क्वेरी की बात कर रही है 187 का। और यहाँ देखिए सबसे पहले कौन सा आएगा, दिल्ली। तो ये आ जाएगा आपका दिल्ली
और दिल्ली, फिर कौन आएगा, पंजाब, ये आएगा पंजाब, फिर कौन से स्टेट आएंगे, राजस्थान। आपको बढ़ते हुए क्रम के अंदर आंसर निकाल के देगा, क्योंकि बढ़ता हुआ क्रम कैसे होता है, A to Z असेंडिंग ऑर्डर। बाय डिफ़ॉल्ट ऑर्डर बाय क्लोज होता है, वो आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर डेटा निकाल के देता है। हमने ऐसा क्यों निकाला, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्लोज का यूज़ किया है, वो है ऑर्डर बाय। ये ऑर्डर बाय जब भी आप यूज़ करोगे और आपको किस ऑर्डर बाय कौन से कॉलम में करना है, तो एड्रेस में करना है, तो आपने एड्रेस लिख लिया। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। धीरे धीरे चलते रहेंगे, सब समझ में आता रहेगा, मेरे ख्याल से आ भी रहा होगा आपको। फाइंड आउटपुट, अपडेट स्टूडेंट, सेट एज इक्वल टू 11 एंड नेम इक्वल टू RB सर, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101। तो देखिए अब ये क्वेरी क्या कर रही है, टेबल को अपडेट कर रही है, डेटा फेच नहीं कर रही है, डेटा जो अंदर पड़ा हुआ है उसको अपडेट कर रही है। अपडेट स्टूडेंट मतलब स्टूडेंट टेबल के बाद जाएगा, सेट एज इक्वल टू 11 नेम इक्वल टू RB। एज को क्या सेट करेगा 11 और नेम क्या सेट करेगा RB सर। किस में करेगा, वो नेक्स्ट कंडीशन में लिखा हुआ है वेयर क्लोज के अंदर, वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101। तो कहाँ चलना है आपको, 101, यहाँ चलिए 101 पे। फिर क्या क्या सेट करना है, कॉलम कौन सा, एज और नेम, तो मार्क कर दीजिए नेम और एज। तो जैसे ही हमने किया और ये क्या हो गया, ये वाली रो आपकी क्या हो गई, हाईलाइट हो गई। और इंटरसेक्शन पार्ट बताया आप मेरे को कहाँ पे, तो ये देखिए ये वाला निकल के आ गया एक, और ये वाला निकल, ये इंटरसेक्शन पार्ट है। अपडेट क्या क्या करना है आपको, यहाँ पे एज क्या करनी, 11 करनी, तो सॉरी ये वाला, सॉरी देखिए वापस देखिए, हाईलाइट क्या हो गया, ये पूरी रो हाईलाइट हो गई। और आपको एक्चुअली क्या एज करनी है, मैंने गलती से एड्रेस लिख लिया, ये है ना, इट्स बाय मिस्टेक, कंफ्यूज मत होना। और अपडेट क्या करना है आपको, एज करनी है, तो ये वाला कॉलम हाईलाइट हो गया। और अब एज क्या हो जाएगी, यहाँ पे क्या हो जाएगी, 11 हो जाएगी, ठीक है। सेट एज इक्वल टू 11 और नेम इक्वल टू क्या होगा, RB सर, तो यहाँ पे नाम क्या हो जाएगा, RB सर। ओके, अब डेटाबेस के अंदर जहाँ पे पहले राजेश था वहाँ RB सर हो गया, और एज थी 10 की जगह 11 होगी। अब आप रिकॉर्ड फेच करोगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 101, तो पूरा रिकॉर्ड कौन सा उठ के आएगा, रो 101 RB सर M999911 दिल्ली। ओके, चलिए मेरे ख्याल से उम्मीद है आपको समझ में आया होगा किस तरीके से अपडेट क्वेरी वर्क करती है। फाइंड द आउटपुट ऑफ क्वेरी डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 10T। तो देखिए यहाँ पे एक्चुअली ये आउटपुट लिखा हुआ है, पर यहाँ से कोई आउटपुट नहीं निकलेगा, ये क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रही है, तो मैंने क्वेश्चन फ्रेम आउट के लिए लिखा हुआ है ये बस। ओके, तो क्या ऑपरेशन परफॉर्म होगा, डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर इक्वल टू 102, तो ये कहाँ जाएगा, सबसे पहले स्टूडेंट टेबल के अंदर, और रोल नंबर 102 को देखेगा, 102 कौन सा है ये, और क्वेरी क्या फॉर हो रही, डिलीट, तो ये क्या करेगा 102 वाली जो रो है उस पूरी को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। ओके, 102 रो को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। क्यों कर देगा, यहाँ पे डिलीट लिखा हुआ है, इसीलिए मैंने कहा था डिलीट जो कीवर्ड है वो डेटा के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है, और ड्रॉप क्या करता है, पूरे स्कीमा को हटा देता है या स्कीमा को अल्टर करता है। तो डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट वेयर रोल नंबर को 102, तो 102 वाला रोल नंबर कौन सा, ये, इसको डिलीट कर दी, इस रो को, पूरी टेबल को डिलीट नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन स्पेसिफाई है। क्योंकि यहाँ पे सिर्फ होता डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट, तो इस पूरे टेबल के डेटा को ये डिलीट कर देता, अगर कंडीशन स्पेसिफाई नहीं होती तो। चलिए देखिए, आप लोगों के लिए मैंने मेहनत की है, पहले से टेबल इसलिए बना कर रखी है और आउटपुट में बता रहा हूँ, तो प्लीज़ समझने की कोशिश करना। और फिर से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अपने जितने भी ग्रुप हैं उन सभी के अंदर शेयर करें, अगर आपको लग रहा है कि आपको पढ़ने में समझ में आ रहा है। ये जो भी नोट्स मैंने बना रखे हाथ से, जो भी पढ़ाता हूँ अदर स्टूडेंट को, सारे के सारे मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वो भी फ्री। चलिए, फाइंड करेक्ट, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल टू नल, तो यहाँ पे एक ऑप्शन कर दीजिए, मान लीजिए अदिति की है एज, वो दी हुई नहीं है, ठीक है, तो यहाँ लिख लीजिए आप नल, नल है ना, नल का मतलब क्या हो, यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं है, 104 के अंदर एज जो थी वो नल है, खाली है, कोई भी वैल्यू नहीं है। तो आपको सेलेक्ट करना है इस डेटाबेस के अंदर से कि वो रिकॉर्ड कौन सा है जिसकी कोई एज नहीं है। ओके, वो रिकॉर्ड कौन सा है जिसकी कोई एज अभी तक डली हुई नहीं है।
तो रिकॉर्ड हमारे पास कौन सा आना चाहिए, 104 आना चाहिए। तो कैसे आएगा ये देखिए, क्या नल ऑपरेटर के साथ हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं क्या, ये क्वेश्चन है इसके अंदर। क्या नल ऑपरेटर के साथ, ये नल है, उसके नल के साथ हम कंपैरिजन ऑपरेटर लगा सकते हैं। कंपैरिजन ऑपरेटर मतलब क्या हो गया, इक्वल टू, लेस देन। कंपैरिजन का मतलब क्या हो गया, इक्वल टू, लेस देन, ग्रेटर देन, और ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। तो क्या हम इस तरीके से कंपैरिजन कर सकते हैं क्या। तो ये ध्यान रखना है, नल कीवर्ड के साथ हम कभी कंपैरिजन नहीं कर सकते। क्यों, रीज़न क्या है इसका, क्योंकि नल कोई डेटा नहीं है, ये एक खाली जगह है। ओके, और खाली जगह के साथ आप तुलना कैसे कर सकते हैं, कंपैरिजन नहीं कर सकते। तो यहाँ देखिए, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इक्वल टू नल, ये फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है। इक्वल टू लग रहा है, रॉन्ग है। आगे कुछ भी लिखा उसका कोई मतलब नहीं, इक्वल टू लग रहा है, रॉन्ग है। जो तीनों ऑप्शन रॉन्ग है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज नल, तो इसके लिए क्या किया हुआ है, एसक्यूएल ने एक अलग से कीवर्ड दिया हुआ है, इज। अगर आपको नल से कंपेयर करना है तो इस कीवर्ड से कंपेयर करेंगे। तो आप कैसे लिख सकते हैं, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट वेयर एज इज नल। ये क्या करेगा, जिनकी भी एज नल है उस डेटा को सिलेक्ट करके ले आएगा। तो इस केस के अंदर कौन सा डेटा सिलेक्ट होकर आ जाएगा, 104। 190 के अंदर कौन सा सिलेक्ट आ जाएगा, 104। ये पूरी की पूरी रो निकल के आपके आउटपुट में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, अब मुझे वो डेटा चाहिए जिनके अंदर नल नहीं है, मतलब ऐसे स्टूडेंट का रिकॉर्ड चाहिए जिनकी एज डली हुई है। ओके, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा, वापस देखिए, वेयर एज इज नॉट इक्वल टू, ये नॉट इक्वल टू का सिंबल है ना, लेस देन और ग्रेटर देन। इसका मतलब होता है नॉट इक्वल टू, किसी डीबीए के अंदर ये एक्सक्लेमेशन और इक्वल टू, इसको बोलते हैं नॉट इक्वल टू। ठीक है, नॉट इक्वल टू, दोनों में से कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो वापस ये गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि आपने यहाँ पे कंपेयर कर रहे हो और नल को आप कंपेयर नहीं कर सकते। इसके लिए कीवर्ड का यूज़ किया जाता है इज नॉट। किसका किया जाता है, इज नॉट। तो आपको अगर डेटा चाहिए कि जो खाली नहीं है या जिसकी एज डली हुई है, तो आप किसका यूज़ करोगे, इज नॉट कीवर्ड का। उस केस के अंदर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 104 को छोड़ के रोल नंबर, ये सारी की सारी रो आपकी क्या आ जाएगी, आउटपुट में आ जाएगी। मैं लिख नहीं रहा हूँ, यहाँ देखिए, ये भी आउटपुट में आ जाएगी, ये भी आ जाएगी, ये भी आ जाएगी और ये भी आ जाएगी। तो ये एज इट इज़ फेच हो क्या जाएगा, सिर्फ 190 वाली जो रो है वो आउटपुट में नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी, क्योंकि उसकी एज है जो नल है। ओके, तो मुझे क्या चाहिए, जिसकी एज कुछ ना कुछ हो, इज नॉट नल, जो नल नहीं हो। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए, अब हम आ चुके हैं एग्रीगेट फंक्शंस के अंदर। किसके अंदर, एग्रीगेट फंक्शंस। एग्रीगेट फंक्शन के अंदर तो एग्रीगेट आपके 5 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, देखिए, काउंट, फिर आ जाएगा आपके पास सम, फिर आ जाएगा एवरेज, फिर आ जाएगा मिनिमम और मैक्सिमम। सम, एवरेज, यहाँ पे हो गया काउंट, मिनिमम और मैक्सिमम, एग्रीगेट फंक्शंस। ओके, आपको ध्यान रखना है, इनमें कंफ्यूज नहीं होना है। बहुत सारे घुमा के भी देते हैं। अगर यहाँ पे एवरेज पूरा लिखा हो AVERAGE तो वो गलत है। ओके, AVG सही है। चलिए, व्हाट इज आउटपुट। अब वापस आ गए हम, आउटपुट क्या होगा इस टेबल का। यहाँ पे इस बार टेबल का क्या नाम है, बैलेंस टेबल। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेबल्स बना रखी है, तो समझने की कोशिश कीजिए। सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम बैलेंस। अब आपको काउंट कीवर्ड क्या निकाल के देता है, ये रो गिन के देता है। यहाँ अगर लिखते हैं सेलेक्ट काउंट स्टार फ्रॉम बैलेंस, तो ये क्या करेगा, कितनी रो हो इस टेबल के अंदर वो आपका आउटपुट में निकाल के देगा। तो कितनी रो देखिए, 1 2 3 4 5 6। तो इस क्वेरी का करेक्ट आंसर कौन सा है, 6। तो इसका आउटपुट क्या हो जाएगा, काउंट, और यहाँ पे आपका आउटपुट हो जाएगा 6। ये इसका आउटपुट हो जाएगा। तो ए इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट इज आउटपुट, सेलेक्ट काउंट सैलरी फ्रॉम बैलेंस। ओके, तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले काउंट किसे करना है, सैलरी कॉलम को। तो यहाँ जाएगा इस जगह, और सैलरी कॉलम को क्या करेगा, ये काउंट करेगा। तो कोई मुझे बता सकता है इसका आंसर क्या होगा, क्या इसका आंसर 6 होगा या 5 होगा। देखिए यहाँ पे कितनी रो है, 1 2 3 4 5 6।
पर एक चीज़ आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे एक नल, मतलब इसके अंदर कोई डेटा नहीं है, नल। तो अगर आप ओवरऑल टेबल काउंट करते हैं तो आपके पास 6 रो आएगी, क्योंकि सारी रोज को इंक्लूड करा है। अगर आप सिर्फ इस कॉलम को यूज़ करते हैं तो इस केस के अंदर आपका आंसर क्या आएगा, 5 आएगा। क्या आएगा, 5 आएगा। ध्यान रखना है, नल वैल्यूज काउंट नहीं होती। नल जो है वो नल वैल्यू को ये काउंट नहीं करता है, क्योंकि नल कोई वैल्यू नहीं होती। ओके, जहाँ पे भी नल है उसको काउंट नहीं किया जाता है। तो इस केस के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसका जो आंसर है वो क्या है, 5 है, क्योंकि यहाँ पे 5 के अंदर ही डेटा है, 6 के अंदर कोई डेटा नहीं है। पर क्योंकि हम सिर्फ इसी कॉलम की बात कर रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन और इस क्वेश्चन के अंदर डिफरेंस देखिए। यहाँ पे स्टार लग रहा है तो सारी रोज की बात कर रहा है, तो उस केस के अंदर यहाँ पे देखिए ये 2 डेटा भी है, इसलिए ये रो काउंट हो जाती है। पर अगर हम सिर्फ सैलरी कॉलम की बात करें, तो उस केस के अंदर यहाँ पे ये नल है, इसलिए ये काउंट नहीं होगा। तो इस केस के अंदर आंसर आ जाएगा आपका 5th। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्या कह रहा है, व्हाट इज आउटपुट, सेलेक्ट, काउंट, डिस्टिंक्ट सैलरी फ्रॉम बैलेंस। आपको सिर्फ एक कीवर्ड का और दिया हुआ है एक्स्ट्रा, वो क्या है, डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट को मैंने बताया था आपको, डिस्टिंक्ट क्या करता है, अगर डुप्लीकेट कॉपी तो उसकी एक ही कॉपी काउंट करेगा। तो यहाँ आ जाइए, तो यहाँ देखिए वापस सैलरी जो है आपका कॉलम उसी के ऊपर वर्क करेगी ये, और डिस्टिंक्ट ले लेगा अलग अलग, मतलब 80, देखिए यहाँ पे डुप्लीकेट वैल्यू किसकी है, 60 और 60 की, तो इसको एक बार काउंट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ये 1, 2, और इन दोनों को एक बार काउंट करेगा 3, और ये हो गया 74। तो इस केस के अंदर आपका आंसर क्या आ जाएगा, 4 हो जाएगा। देखिए पहले में 6 आया, फिर 5 आया, 4 आया, कैसे आया, ध्यान दीजिए आप, थोड़ा सा आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। फिर देखिए क्वेश्चन क्या है नेक्स्ट। अब देखिए दूसरा एग्रीगेट फंक्शन हम यूज़ कर रहे हैं, सम। पहले हमने काउंट का यूज़ किया, अब हम सम का कर रहे हैं। सेलेक्ट सम ऑफ सैलरी फ्रॉम बैलेंस। तो जो सैलरी जो आपका कॉलम है ये, उसका सम निकालना है। तो इस केस के अंदर आपका आंसर क्या हो जाएगा, सम ऑफ सैलरी, ऑफ लिखा हुआ आएगा, और ये हो जाएगा आउटपुट, इसका आउटपुट है ना। क्या आएगा बताए आंसर। इस केस के अंदर आपको इनका सम करना है, इसका सम करोगे तो आई थिंक 310 आएगा। तो इसका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, व्हाट इज आउटपुट, सेलेक्ट सम, डिस्टिंक्ट सैलरी। वही क्वेश्चन दिया हुआ है, बस आपके अंदर किसका यूज़ कर रहा है, डिस्टिंक्ट कीवर्ड का। तो डिस्टिंक्ट कीवर्ड के अंदर क्या होता है, मैंने आपको पहले बताया था, अगर डुप्लीकेट कॉपी है तो एक बार ही काउंट होगी। यहाँ 60 2 बार है तो एक बार ही काउंट होगा। तो एक 60 को छोड़ दीजिए और फिर सम कर दीजिए। अगर आप सम करेंगे तो आपका आंसर आएगा 250। ठीक है, बहुत ही सिंपल है ये। फिर देखिए नेक्स्ट जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन है उसके अंदर हम आ गए वो एवरेज। तो चलिए करते हैं, सेलेक्ट एवरेज सैलरी फ्रॉम बैलेंस। तो फिर से हमारा जो कॉलम हम यूज़ कर रहे हैं सैलरी कर रहे हैं, और इसका एवरेज निकालना है। तो कौन बताएगा इसका आंसर, क्या इसका आंसर होगा 310/5, या इसका आंसर होगा 310/6, कौन बताएगा। देखिए 310 क्यों लिखा है, तो यहाँ पे आप ऐड करोगे 1 2 3 4 5, तो इसका सम 310 आ रहा है। 5 क्यों लिखा है, रो देखिए 1 2 3 4 5, नल है इसलिए इसको काउंट नहीं किया, इसलिए 5 लिखा है। अगर रो देखते हैं तो यहाँ देखिए 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 आ रहा है। तो इसका आंसर क्या आएगा, 310/5, 310/6, मतलब सोल्व कर लेता हूँ। इस केस के अंदर आ रहा है आपका 62, हाँ, और इस केस के अंदर आप देख लीजिए क्या आ रहा है, जैसे ऑप्शन लिखा हुआ ही नहीं है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, जब भी नल लिखा हुआ है तो नल वाली रो को हम काउंट नहीं करते हैं, क्योंकि हम कॉलम कौन सा सेलेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान रखना, कॉलम कौन सा, सैलरी। तो जो कॉलम देख रहे हैं उसके थ्रू ही हम देखेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ 5 रो रहेगा, तो इस केस के अंदर आपका आंसर आ जाएगा ए। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, सेलेक्ट एवरेज, वापस डिस्टिंक्ट का यूज़ किया है और आपको एवरेज निकालना है। तो एक कॉपी एक बार ही यूज़ होगी। उस केस के अंदर पहले आपकी रो 5 काउंट हो रही थी, अब कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। तो जब आप अब सम कितना हो जाएगा, 250/4। तो जब आप ये करेंगे तो आपके आंसर आ जाएगा मेरे ख्याल से 62.5। ठीक है, चलिए
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। यहाँ पे जो आप कीवर्ड यूज़ कर रहे हैं कौन सा कर रहे हैं, मिन, और इसमें यूज़ कर रहे हैं मैक्स। तो सेलेक्ट मिनिमम सैलरी, फिर से कॉलम हमारे पास सैलरी है और आपको इसकी मिनिमम सैलरी निकालनी है। तो देखिए 80, 40, 60, 87, तो यहाँ देखिए मिनिमम सैलरी किसकी है, 40 की, तो ये आंसर हो जाएगा आपका 40। ठीक है। व्हाट इज मैक्सिमम सैलरी निकालनी नेक्स्ट वाले के अंदर, तो यहाँ पे मैक्सिमम सैलरी क्या है, 80, 40, 60, 70। तो यहाँ पर अगर आप मैक्सिमम सैलरी देखोगे तो ये मैक्सिमम है, ये है मैक्सिमम और ये है आपकी मिनिमम। तो आंसर क्या जाएगा इस केस के अंदर, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई थिंक क्वेश्चन एंड हो गए हैं और नेक्स्ट सीरीज के अंदर अच्छे क्वेश्चन है। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आई होगी सारी चीज़ें। स्टेप बाय स्टेप वीडियो को वापस रिवाइंड करिए, आपको श्योर समझ में आ जाएगा। तो प्लीज़ इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें आपके दोस्तों के साथ, कमेंट्स करें ज़्यादा से ज़्यादा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। जितने भी ग्रुप्स है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, सभी जगह इस जो वीडियो है इसको शेयर करें। थैंक यू।